सो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए अभी कुछ ही दिन पहले एक शॉकिंग न्यूज आई है, जो कि शुरू में तो एक र्यूमर की तरह लग रही थी, बट अब ये कंफर्म हो चुका है दैट डिज्नी एंटरटेनमेंट बैंड एनिमे वेबसाइट्स इन इंडिया। आखिर डिज्नी ने एनिमे वेबसाइट्स को बैन क्यों करवाया? क्या इसके पीछे जापान का कोई हाथ है, या फिर ये जो एनिमे वेबसाइट्स हैं ये असल में एक ऑनलाइन कंटेंट थेफ्ट है? इन सब बातों के जवाब को ढंग से समझने के लिए हमें कुछ चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत करते हैं इस बात को जानने से कि आखिर कैसे डिज्नी ने एनिमे वेबसाइट्स को बैन किया या फिर करवाया। तो मेन पॉइंट को शुरू करने से पहले बता देना चाहूंगा कि वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आप सुनने वाले हैं उसे मैंने डेली हंट एंड क्योडो न्यूज वेबसाइट्स के आर्टिकल से एनालाइज किया है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को डबल चेक या फिर लॉन्ग आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी इन्फॉर्मेशन के मेन पार्ट्स को डिटेल में समझना है एंड इसके साथ ही आपको वीडियो प्रेजेंटेशन को एंजॉय भी करना है देन विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स कंटिन्यू टू आवर फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले तो किसी भी पॉइंट पे आने से पहले वी मस्ट क्लियर दिस फैक्ट कि एनिमे देखना या फिर एनिमे के बारे में बात करना बैन नहीं हुआ है, बल्कि ये जो बैन है ये सिर्फ उन वेबसाइट्स के ऊपर लगा है जो कि इलीगल तरीके से एनिमे कंटेंट को पायरेट करती हैं। एंड नाउ टू आवर मेन पॉइंट। डिज्नी एंटरप्राइजेस ने कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक प्ली रखी जिसमें उन्होंने उन वेबसाइट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात की जो कि इलीगली मूवीज एंड एनिमेटेड कंटेंट को पायरेसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। डिज्नी की इस प्ली में उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 118 ऐसी वेबसाइट्स के नेम थे जो कि पायरेटेड कंटेंट के लिए मोस्ट पॉपुलर थी। इस लिस्ट के अंदर गोगो एनिमे, किस कार्टून एंड 9 एनिमे जैसी वेबसाइट्स के नेम भी शामिल थे, जिनके बारे में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर एक इंडियन एनिमे फैन को पता होगा। डिज्नी की तरफ से इस चीज को पॉइंट आउट करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को पाया कि इस तरह की वेबसाइट्स की वजह से जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं उन्हें काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है, और इस केस में कोई अपोजिशन यानी कि इन वेबसाइट्स की तरफ से कोर्ट में इनके बिहाफ पे स्टेप ना लेने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट डिज्नी एंटरप्राइजेस के फेवर में आई। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सबमिट की गई 118 वेबसाइट्स के नेम्स को इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू टारगेट किया जाए और अपने फिल्टरिंग सिस्टम्स का यूज करके इन्हें बैन या फिर ब्लॉक किया जाए। जब हाई कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आई तो ऑफ कोर्स न्यूज वेबसाइट्स ने इसे कवर किया, जिसके बाद वही हुआ जो होना था। ये खबर इंडियन एनिमे कम्युनिटी में आग की तरह फैलती ही चली गई, जिसके बाद बहुत से लोग डिफरेंट ओपिनियंस के साथ अपनी बातें रखने लगे। इंडियन एनिमे कम्युनिटी में डिज्नी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी उठी कि या तो डिज्नी अपना खुद का एनिमे बना रहा है जिसके लिए वो कंपटीशन खत्म करना चाहता है, या फिर डिज्नी ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस को आगे रखने के लिए इन सभी वेबसाइट्स को बैन करवाया है। देखो अब आप जानते हो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट बिजनेस, तो ऐसा हो भी सकता है कि डिज्नी का इसके पीछे कोई हिडन मोटिव हो, लेकिन इन पायरेसी वेबसाइट्स के बैन होने के पीछे सिर्फ डिज्नी या फिर दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि इसकी असली जड़ें जुड़ी हैं जापान से। और उन डीप जड़ों की गहराई में जाने के लिए एक बार जरा जापान की तरफ भी चलते हैं। बिफोर डिज्नी एंड दिल्ली हाई कोर्ट, असल में इस बैन की शुरुआत की थी जापानीज पार्लियामेंट ने। जापान में होने वाली एनिमे पायरेसी एंड मांगा पायरेसी का लेवल इंडिया या किसी और कंट्री की पायरेसी से बहुत ऊपर है। अकॉर्डिंग टू क्योडो न्यूज 2018 में मांगामुरा नाम की एक वेबसाइट में 100 मिलियन यूजर हिट्स आए थे, जिसकी वजह से मांगा पब्लिशिंग इंडस्ट्री को 3 बिलियन येन यानी करीब 2.7 बिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस झेलना पड़ा था। मांगामुरा एक ऐसी पायरेसी वेबसाइट थी जो कि लेटेस्ट मांगास लाइक वन पीस एंड अटैक ऑन टाइटन की ऑनगोइंग कॉपीज को फ्री में अवेलेबल कराने के लिए मोस्ट पॉपुलर थी। इस वेबसाइट को ट्रैक डाउन करने के बाद जापानीज पार्लियामेंट ने इस तरह की वेबसाइट के ऊपर बैन लगाने का फैसला किया, जो कि एक तरह का एडिशन था इन द प्रीवियस लॉ ऑफ बैनिंग एनिमे एंड मूवी पायरेसी वेबसाइट्स। अब एक चीज और है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। अब तक क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट या लॉ किसी वेबसाइट को बैन करते थे तो थोड़े ही टाइम में इंटरनेट के ऊपर उसके ऑल्टरनेटिव्स आ जाते थे, और इंडियन एनिमे वेबसाइट्स के बैन होने के केस में भी ऐसे ही इंटरनेट पर इसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं। लेकिन जो चीज मुझे इस बात पर पूरी तरह से बिलीव करने से रोकती है वो है जापानीज गवर्नमेंट का एक और लॉ। अकॉर्डिंग टू द जापानीज लॉ, अगर कोई पर्सन लीच वेबसाइट्स या फिर हाइपर लिंक्स लाइक टोरेंट्स को ऑपरेट करता मिलता है देन ऐसे केस में उसे 5 इयर्स ऑफ जेल एंड 5 मिलियन ऑफ येन तक के चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं। और यही लॉ एक तरह से फ्यूचर में ओपन होने वाली पायरेट वेबसाइट्स को रोक सकता है, चाहे गोगो एनिमे या फिर किस एनिमे जैसी कोई भी वेबसाइट हो। ऐसी वेबसाइट्स को लेटेस्ट एनिमे कंटेंट इसी तरह की लीच वेबसाइट्स के थ्रू मिलता है जो कि जापान में ऑपरेट होती हैं, और अगर पीछे से आने वाले हाइपर लिंक एंड लीच वेबसाइट्स ही ब्लॉक कर दी जाती हैं देन न्यू एनिमे कंटेंट को पायरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये मुश्किल सिर्फ इसीलिए नहीं होगी कि गवर्नमेंट ने साइट ऑपरेट करना बैन कर दिया है, बल्कि इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि अगर ऑपरेट करते पकड़े गए तो फिर जेल के साथ साथ हैवी पेनल्टी अमाउंट भी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट पूरी तरह से पायरेसी को स्टॉप करने में सक्सेसफुल हो ही जाएगी, बट हाँ इतना जरूर कंफर्म है कि शायद जितनी आसानी से एनिमे कंटेंट पहले पायरेट हो जाता था अब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ सकती है। यहाँ तक तो ये बातें थी न्यूज एंड बैन के डिटेल्स की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सिचुएशन के ऊपर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। एंड आफ्टर ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस अब मैं आता हूँ मेरे ओपिनियन के ऊपर कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले और जापानीज गवर्नमेंट के कॉपीराइट लॉस के ऊपर मेरा क्या सोचना है। अब देखो जैसा
जैसा आप जानते हो कि नॉट जस्ट फॉर एनिमे फैंस बट इवन फॉर द एनिमे क्रिएटर्स ये काफी बड़ा जजमेंट है। दैट्स व्हाई इस सिचुएशन के ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स को एड्रेस करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट है एनिमे स्टूडियोज एंड सेकंड एस्पेक्ट है एनिमे फैंस। अगर पहले बात करें एनिमे स्टूडियोज की तो नॉट जस्ट फॉर एनिमे स्टूडियोज बल्कि दुनिया का कोई भी स्टूडियो या ऑर्गेनाइजेशन जो एक बड़े लेवल पर कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसमें उनका हाई अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट होता है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड प्लानिंग इन्वेस्ट होती है, और ऐसे में अगर कोई उनके इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी उनके फाइनल प्रोडक्ट को बिना किसी तरह के चार्जेस को पे किए उसे सर्कुलेट कर देता है, तो ऐसे में एक स्टूडियो के लॉन्ग रन के मामले में ये उसके लिए सबसे डेडली चीज है। बिकॉज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडियो ने 1 करोड़ रुपए, विच इज ए वेरी शॉर्ट अमाउंट इन कंपेयर टू द रियल एक्सपेंसेस, बट फिर भी एक स्टूडियो ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कंटेंट क्रिएट किया, जिसके बाद उनका मोटिव था इसे सेल करके वो अपनी इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट रिटर्न्स अर्न करेंगे, और इसी बीच कोई थर्ड पर्सन आकर उनके कंटेंट को फ्री में अवेलेबल करा दे तो एक तरह से स्टूडियो को तो लॉस हो गया। और अगर ऐसा बार बार चलता रहे तो किसी भी स्टूडियो या फिर बिजनेस के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक स्टूडियो के पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा स्टेप है जो कि उनके कंटेंट को पायरेसी एंड स्टीलिंग से बचाता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। अब हम आते हैं सिक्के की दूसरी साइड यानी एनिमे फैंस के पर्सपेक्टिव पे। एज वी ऑल नो कि इंडियन एनिमे कम्युनिटी काफी बड़ी है, बट स्टिल ये एक ऐसी फैन कम्युनिटी है जो कि अभी भी अपने बिल्डिंग फेज में है। पिछले कई सालों से इंडियन एनिमे कम्युनिटी का यही स्ट्रगल रहा है कि कैसे एनिमे को इंडिया में पॉपुलर बनाएं एंड कैसे इंडियन ऑडियंस को एनिमे से इंट्रोड्यूस कराएं। और इतने सालों के स्ट्रगल, पेटिशंस, इवन डायरेक्ट अप्रोच टू दी स्टूडियोज, ये सब चीजें एकदम से वेपराइज होती दिखती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट ऑफ बैनिंग एनिमे वेबसाइट्स इन इंडिया। और मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर लॉन्ग रन में इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकला देन इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा बैकस्लैश हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं मानता हूं कि इंडियन एनिमे कम्युनिटी सुपर एक्टिव एंड ग्रोइंग कम्युनिटी है, बट वी हैव टू एडमिट दैट वी आर स्टिल अ वेरी यंग कम्युनिटी इन कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। अभी भी इंडियन एनिमे कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा चंक टीनेजर्स हैं जो कि सब्सक्रिप्शंस के ऊपर मनी स्पेंड करके एनिमे नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन एनिमे कम्युनिटी ना चाहते हुए भी पायरेटेड वेबसाइट्स के ऊपर भारी तरीके से डिपेंडेंट है। और अगर ये वेबसाइट्स बैन हो जाती हैं देन एज आई सेड बिफोर कि अगर जल्दी ही इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकलता है तो इंडियन एनिमे कम्युनिटी की ग्रोथ में दिस जजमेंट कैन बी अ कॉमा एंड कैन इवन बी अ फुल स्टॉप। बट कम ऑन, लेट्स ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड लेट्स होप कि इस जजमेंट एंड जापानीज लॉ में कुछ चेंजेस हो या फिर कोई अल्टरनेटिव निकले जिसके अंदर इंडियन एनिमे फैंस जैसी कम्युनिटी को भी ध्यान में रखा जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है कि इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के एनिमे को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है देन इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। एंड विद दिस फाइनल स्टेटमेंट इस वीडियो को रैप अप करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद इस पूरे की पूरी डिज्नी बैन एनिमे वाली सिचुएशन के ऊपर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं जानता हूँ कि मैंने अपना ये जो ओपिनियन दिया है हो सकता है कि आप इससे एग्री करें या फिर डिसएग्री कर दें। दैट्स व्हाई अगर आप इससे एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री भी करते हैं, दोनों ही केसेस में आई रिक्वेस्ट कि आप अपने ओपिनियंस को कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आपकी तरफ से सिर्फ एक कमेंट करने की वजह से दो चीजें होंगी। एक तो ये कि मुझे पर्सनली बहुत सारे ओपिनियंस पढ़ने को मिलेंगे, और दूसरी ये कि इस वीडियो के ऊपर आपके कमेंट करने से इसके पीछे लगे एफर्ट्स को एक जेन्युइन सपोर्ट मिलेगी जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन को और भी बहुत से लोगों तक पहुंचाएगी। एंड नाउ इन द एंड, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट और चैनल क्वालिटी सच में पसंद आई है देन हिडन कैलिबर चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और इसी के साथ वीडियो को यहाँ तक देखने और हिडन कैलिबर को अपना ऑसम सपोर्ट देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।